ओके डन। सो एक्सरसाइज 1 का सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डिस्कशन में। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं एक्सरसाइज 1 का सेक्शन सी जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मिनट रुकना, ये फ्लक्चुएट करेगा, रुको। C1 हो गया आपसे, C1 तो हो जाएगा। बेरियम अजाइड को हीट करोगे तो क्या होगा? बेरियम अजाइड को हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस बनेगी, बता रखा है बहुत अच्छे से। विच स्टेबल एलिमेंट ऑफ 56 ग्रुप डू नॉट रिएक्ट, कोई नहीं रिएक्ट करेगा। केवल एस ब्लॉक के एलिमेंट रिएक्ट करते हैं। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है ना, एस ब्लॉक के जो मेटल्स है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, वाटर से, वो वाटर से रिएक्ट करेंगे, है ना। एस ब्लॉक मेटल्स जो होते हैं दे रिएक्ट डायरेक्टली विद वाटर। जैसे सोडियम है तो सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा आसानी से, आग पकड़ता है, आपको पता है, NaOH प्लस हाफ H2, इस तरीके से रहेगा। ठीक है। C3 केमिलुमिनेसेंस है ना, केमिलुमिनेसेंस जो है ना फिनोमेना फास्फोरस का फिनोमेना है ना, फास्फोरस का फिनोमेना है। अभी भी आप लोगों को, किस लोगों को यूट्यूब का वो नहीं पता है क्या, चैनल नहीं मालूम है क्या? अभी भी काफी समय से पढ़ा रहा हूं अब तो, है ना। केमिका DS सर केमिस्ट्री क्लासेस है यूट्यूब चैनल का नाम। मैं अभी आपको लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं, फिर से प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप लोग कर लेना उसको सब्सक्राइब, है ना। इस तरीके से रहेगा। ये फास्फोरस की प्रॉपर्टी है, फास्फोरस की प्रॉपर्टी है, देख लो आप। मैंने ये पढ़ाया भी था आपको, ये शायद किसी ने पूछा भी था मेरे से उस समय जब मैं पढ़ा रहा था। यूट्यूब का लिंक मैंने दे दिया, जिसको जिसको नहीं पता है वो कर लेंगे ना। ठीक है, तो ये फास्फोरस की प्रॉपर्टी है। पहले क्या होता है, वो डार्क में ग्लो करता है लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद, है ना, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होता है स्लोली, और स्लोली ऑक्सीडाइज होने के जो उसके ऑक्साइड्स बनते हैं उनकी वजह से उसका कलर बनता है ना। तो ये लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, आपको मिल जाएगा। सीट नहीं है, कहीं ना कहीं मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा, देखिए आप इसको, है ना। नेक्स्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी में कोई डाउट है आपका? D1 D2 D3 में? 16 ग्रुप में अनयूजुअल बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा? वाटर का आएगा। ठीक है। D2 में क्या है? अमोनियम सॉल्ट रिसेंबल दोज ऑफ पोटेशियम एंड रुबिडियम इन द सॉल्बिलिटी एंड स्ट्रक्चर। सॉल्बिलिटी में रिसेंबलेंस का मतलब यही हुआ कि जो कैटायन और एनायन के साइज के बीच का जो डिफरेंस है ना, ठीक है, वो डिफरेंस कैसा रहेगा बोलो? वो सेम रहेगा, तभी सॉल्बिलिटी सेम आती है। मेजर रोल प्ले करता है ना, इस तरीके से कैटायन एनायन का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो बोलते हैं कि अमोनियम आयन का, आप देख लेना, शायद डेटा भी दिया है आपकी सीट में, अमोनियम आयन है, रुबिडियम आयन है और ये सीजियम आयन वगैरह है, इनकी लगभग एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस जो है ना वो कैसी है ना, पोटेशियम वगैरह जो है ना, इनका जो है ना वो आयनिक रेडियस कैसी है, वो सेम है। ऐसा रीजन है कुछ। ठीक है। सीट में नाइट्रोजन फैमिली का करवा रहा हूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली की सीट करवा रहा हूं, जिसमें मैं एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है रौनक, ओके। देन D3 हो गया। D4 भी पूछा मेरे से, व्हाट हैपेंस व्हेन द फॉस्फेट इज अब्सॉर्ब्ड इन द मर्क्यूरी क्लोराइड। बताया था आपको, ये रिएक्शन है आपकी कॉपी में यार, आप कैसे पूछ रहे हो इसको? तो HgCl2 जो है ना, HgCl2 में जब PS3 गैस पास करते हैं तो फॉस्जीन क्या करता है, रिड्यूस करता है इसको, है ना। और ये फाइनली पहले किसमें बनेगा? पहले ये Hg3P2 बनाएगा एंड देन फाइनली मरकरी में रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे करके रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, ओके। देन D3 का कौन सा? सी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट है एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया में D3 का सी वाला जो पार्ट है, D3 का जो सी वाला पार्ट है, अमोनिया जो होता है वो H2O और CO2 मतलब H2CO3 से जब रिएक्ट करता है तो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाता है। ठीक है, यही वो अमोनियम बाइकार्बोनेट है जो सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है, NaCl से रिएक्ट करता है ब्राइन सोल्यूशन से, और ब्राउन सोल्यूशन से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? NaSCO3 बनाता है। ठीक है, NaSCO3 बनाता है इस तरीके से। और ये क्या होता है? ये इनसॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको मिल जाता है, इनसॉल्युबल होता है। और इसका जब आप NaSCO3 का क्या कराते हो, NaSCO3 का जब आप कैल्सिनेशन कराते हो
है ना, इसको हीट करते हो तो हीट करने से क्या बनता है आपको Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये सॉल्वे आप क्या करना, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस पढ़ो, वहां पे आपको क्लियर हो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस है, लेकिन ये एस ब्लॉक में मिलेगा आपको, है ना, ये एस ब्लॉक में मिलेगा। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस है जिसमें Na2CO3 है ना, ठीक है, बनाने का मेथड वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये हो जाएगा ना। D4 हो गया आप लोगों से, D4 हो गया, D4 डिस्कस हो गया। D5 हो गया होगा, हाँ, D4 में NH3 PS3 में कौन ज्यादा डिजोल्व करेगा पानी में, NH3 और PS3 में कौन ज्यादा डिजोल्व करेगा, हाँ, कौन ज्यादा डिजोल्व करेगा, NH3 करेगा, बिकॉज NH3 कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। आपको मैंने ये कहीं ना कहीं सोल्यूशन टॉपिक में कहीं ना कहीं बताया जाता है कि अगर एक लिक्विड है, एक सब्सटेंस है A और एक सब्सटेंस है B, तो यहां पे A टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहां पर BB टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, समझ गए। A और A के आपस में, B और B के आपस में है, बट इन दोनों को जब मिलाओगे तो AB टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, ठीक है। तो AB टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। इसका ये किसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं मैं आपको D5 का, है ना। ओके, तो AB टाइप का अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा तो सॉल्बिलिटी आएगी, अदरवाइज सॉल्बिलिटी आएगी ही नहीं, समझे। AB टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा तो ठीक है, तो डेवलप होगा, अदरवाइज आएगी ही नहीं सॉल्बिलिटी। बात समझ में आ रही है। ओके, तो इसलिए क्या है कि जब आप ऐसे इसको अमोनिया मान लो, इसको पानी मान लो, तो अमोनिया और वाटर के बीच में यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगा, इसलिए वो आपस में सॉल्युबल हो जाएंगे। PS3 और उसमें डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। वीडी सर ने बताया था, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है हाउ इज हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड। अमोनिया का रिएक्शन एक NaOCl से होता है, देखो सीट में दिया हुआ है, उसमें ज्यादा कुछ मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको सीट के आंसर से आप कर सकते हैं। NaOCl से रिएक्शन होती है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये फाइनली इसको कहां पहुंचाता है, N2H4 में पहुंचाता है ना। पहले दिया हुआ था, जो मेरे पास पुरानी सीट है उसमें तो आपकी थ्योरी में ही दिया हुआ था हाइड्रोजन का प्रिपरेशन, अभी नहीं है, तो अभी वो एक्सरसाइज में दे रखा है ना, देख लीजिए, याद ही करना और कोई तरीका नहीं हाइड्रोजन के लिए, है ना। N2H4 जो है ना, इस तरीके से याद करेंगे। ओके, सेक्शन ई में कोई डाउट है आपको, सेक्शन ई में कोई डाउट है, E1 E2 E3 जो कोई डाउट, जल्दी बोलो फटाफट। सेक्शन ई E1 में डाउट है। इन द प्रिपरेशन ऑफ P4O6 अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2 इज rather than प्योर O2। प्योर O2 अगर यूज करोगे तो शायद P4O10 तक चली जाएगी रिएक्शन, है ना, प्योर O2 में, बिकॉज वी नीड सम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इफ यू वांट टू प्रिपेयर P4O6, है ना। P4O6 अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो व्हाइट फास्फोरस जो होगा P4 में, आपको क्या करना होगा, आपको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या O2 रखना पड़ेगा, तो आप P4O6 तक ही पहुंचोगे, 0 से कहां पहुंचोगे, +3 तक, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसी में अगर आपने एक्सेस या प्योर ऑक्सीजन ले लिया तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ O2 ही ले लिया मान लो, तो आप कहां पहुंच जाओगे, P4O10 तक पहुंच जाओगे। तो P4O6 इसीलिए, क्या एयर में कितने % ऑक्सीजन है, एयर में केवल 20% ऑक्सीजन है, तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट NaOCl जो है ना, हाँ, अमोनिया का जो रिएक्शन है वो कंट्रोल कंडीशन में किसी इसमें जेलेटिन की प्रेजेंस में कराते हैं, तो फिर क्या होता है, तो ये होता है, मतलब NH2Cl बनता है ना, देख लो आप उसमें, प्रियांशु, है ना, उसको देख लो। नेक्स्ट करो आप इसमें, अ कंपाउंड ऑफ 15 एलिमेंट इज यूज्ड इन फास्ट ड्राइंग एजेंट, कौन सा होता है, E2 में, हाँ, ड्राइंग एजेंट कौन सा था, कंपाउंड कौन सा था, P4O10 या फिर P2O5। ओके, ये रिएक्शन पढ़ाई थी ना मैंने, HNO3 की रिएक्शन जो थी वो अगर अपन P2O5 से कराते हैं तो ये क्या करेगा, ये इससे पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर निकाल लेता है, वाटर सारा ये ले जाएगा और फाइनली तुमको क्या मिल जाएगा, बोलो, N2O5 मिल जाता था, है ना, उसका एनहाइड्राइड मिल जाता था, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने कराई थी। P4O10 जो है ना, वो एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता, भी जेई में आ भी चुका है, बताया भी था। राइट द स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा, सारे बता चुका हूं, है ना। वाई NO2 डाइमराइजेज, ये बता सकता हूं ना, वाई NO2 डाइमराइजेज, है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पर काम कर सकते हैं।
NO2 का डाइमराइजेशन क्यों होता है? दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में हमेशा। एक होता है ClO2, है ना, एक होता है NO2। बोलते हैं ClO2 डाइमराइज नहीं करता, NO2 क्यों करता है? तो NO2 के डाइमराइज करने का जो रीजन है, NO2 के पास है एक ऑड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन है NO2 के पास, है ना। इसके पास एक जो ये इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है ना, ये इसका ऑड इलेक्ट्रॉन है ना। इसी की ये क्या है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना। और इसी की वजह से ये कैसा होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। और इसी पैरामैग्नेटिक नेचर की वजह से क्या होता है, इसका रेड ब्राउन कलर होता है, रेड ब्राउन कलर होता है। समझ में आया? ओके। एक कंपाउंड और भी होता है ClO2। सो ClO2 को बनाओगे, इट इज ऑल्सो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इट इज ऑल्सो, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो चैट पे बताओ, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, है ना। 7 में क्या होगा, 7 में 4 यूज हो चुके हैं, 4 2 6 तो ये हो गए, 2 तो जोड़े में रहेंगे। जो 7वां इलेक्ट्रॉन है ना, वो अलग रहेगा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है या अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो भी आप बोलना चाहो। ऑड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो या अनपेड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, ठीक है। अब ये जो अब इन दोनों में ClO2 क्यों डायमराइज नहीं कर रहा है? क्योंकि ClO2 में जो आपका ऑड इलेक्ट्रॉन है, जो पैरामैग्नेटिक है, वो d ऑर्बिटल में रहता है और ये p में रहता है। d ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में थोड़ा सा समस्या है, क्योंकि बड़ी ऑर्बिटल रहती है, और लेकिन इसमें क्या होगा, इसकी p ऑर्बिटल है, तो इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, ओवरलैप कराया जा सकता है। छोटी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा होता है। इस तरीके से ये रहेगा, ये रहेगा एक NO2 ये रहता है। दूसरा NO2 जो रहेगा वो क्या करेगा, इस तरीके से रहता है, ओके। और है ना, ये दोनों NO2 हैं, और ये दोनों NO2 क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पे आपस में पेयरिंग हो जाएगी, ओके। और ये कैसे हुआ, ये ऐसे हो रहा है बेसिकली, दो NO2 पार्टिकल मिलकर क्या बना रहे हैं, N2O4 बना रहे हैं, वो भी सॉलिड फॉर्म में। ये जो है ना, ये गैसियस फॉर्म में था और ये रेड ब्राउन गैस था, लेकिन जब ये सॉलिड हो गया तो ये कलरलेस हो जाता है। N2O4 जो है ना, वो क्या होता है, ठीक है, कलरलेस सॉलिड हो जाता है, ठीक है। आ गया होगा मेरे ख्याल से, ओके। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था, वेरी गुड, है ना, ठीक है। तो फिर क्यों पूछा? सेक्शन F में कोई डाउट है? सेक्शन F में कोई डाउट है? F3 में डाउट है। सल्फर ऑन ऑक्सीजन विद हॉट सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज सल्फर जो है ना, बेसिकली जो ये होगा, सल्फर को जब इसमें बॉईल करते हैं ना H2SO4 में, तो वो SO2 ही गैस बनती है, क्यों ना, SO2 गैस बनती है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये है, ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, तो इसका भी रिडक्शन हो रहा है +4 में, क्योंकि जब भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, समझ में आया, H2SO4, तो इसका एक प्रोडक्ट SO2 होगा। H2SO4 दो तरीके से काम कर सकता है, या तो एसिड की तरह काम कर सकता है, या H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो गारंटीड है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट इज SO2, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज SO2, ठीक है। तो यहां पे +6 ये +4 में जाएगा, तो अपने आप को करेगा रिड्यूस, दूसरों को करेगा ऑक्सीडाइज, तो इस तरीके से रहेगा, है ना, ये होगा। लेकिन अगर यही सल्फर जो है ना, यही सल्फर अगर आप इसमें मिला दोगे, SO3 2 नेगेटिव में मिला दोगे, ठीक है, तो फिर ये क्या बनाता है, S2O3 2 नेगेटिव बनाता है, ऐसा कुछ है ना, ध्यान रखना, ये रह जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूं, सल्फर वाला मैं बता चुका हूं आपको, कर लेना आप, है ना, ओके। नेक्स्ट, ओके, कौन सा बता रहे हैं आप लोग? F2 पूछा था आपने, कौन सा पूछा था? F2 की रिएक्शन मैं बता चुका हूं, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, सारी बता चुका हूं, है ना। ये आप देख लो, मैं बता चुका हूं आप लोगों को, SO2 SO3 सब कुछ बता चुका हूं, आप करो इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट है सल्फर ऑन ऑक्सीडेशन विद हॉट सल्फ्यूरिक एसिड, बता ही दिया मैंने आपको, है ना, ठीक है। और इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नॉट डायरेक्टली डिसॉल्व, ये भी मैंने बताया था आपको, ये भी क्लास में डिस्कस हुआ है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग होता है,
तो डायरेक्टली डिजोल्व क्यों नहीं करते वाटर में, क्यों नहीं करते, बताया था कि फोग सा बन जाता है ना, व्हाइट फोग सा बन जाता है। हम लोग कॉन्सनट्रेटेड एस्टोसोप्रोल में डिजोल्व करके ओलियम पहले बनाते हैं, है ना, तो फोग बन जाता है, उसको डिफिकल्ट होता है उसको वापस से कंडेंस कर पाना, ठीक है। तो ये हुआ है डिस्कशन क्लास के अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 30 मिनट हो गए हैं अपने यहाँ पे, और नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। या कितने बचे हैं सेक्शन, अरे 2 ही तो बचे हैं, चलो कर लो। G1 G2 G3 में कोई डाउट है, जल्दी से हो जाएगा 5 मिनट में। एक बार फिर से क्या रिपीट करना है अरविंद, क्या रिपीट करना है अरविंद, क्या चाहते हो? जीवन में क्या डाउट है? पेंटाहाइड्राइड ऑफ सल्फर नोन एज बट पेंटाहाइड्राइड फोग वाला, ये रिएक्शन जो होगा ये काफी, जो SO3 को डायरेक्टली, भाई आप क्या करते थे कांटेक्ट प्रोसेस में कि आप SO2 को ऑक्सीडाइज कर देते, है ना, V2O5 की प्रेजेंस में, V2O5 की प्रेजेंस में आप SO2 को ऑक्सीडाइज करते थे। SO2 कहां से बना लेना, सल्फर वगैरह से बना लेना SO2। तो SO2 को जब आप ऑक्सीडाइज करते थे V2O5 की प्रेजेंस में, तो आप क्या बनाते थे, SO3 गैस बनाते थे। नाउ अब आपकी एक्सपेक्टेशन ये रही होगी कि यार SO3 को डायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व करा दो तो क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाए। छोटा मोटा अमाउंट बनाना है तब तो बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तब थोड़ा समस्या, क्योंकि आप ज्यादा मात्रा में बनाओगे, ठीक है ना, तो इसका व्हाइट फोग बनेगा, इसके पूरे कंटेनर में क्या कर लेगा, ये पूरे कंटेनर में ऐसे भर जाएगा वेपर के फॉर्म में, जैसे फोग होता है ना वैसा, तो उसको दोबारा कंडेंस करना मुश्किल पड़ जाता है। तो उससे अच्छा लोग क्या करते हैं, उससे अच्छा मानते हैं कि जो ये है आपका SO3 गैस है, उस SO3 गैस को क्या करते हैं, उस SO3 गैस को हम लोग H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिसॉल्व करा लेते हैं, करीब करीब 80% होता है, तो H2S2O7 बनाते हैं, जिसको हम ओलियम कहते हैं। और कमर्शियल जो H2SO4 है ना, वो ओलियम के फॉर्म में ही बेचा जाता है या दिया जाता है, कमर्शियल H2SO4 है ना, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट जीवन में लिखो, जिनको नहीं पता है पेंटाहाइलाइड वाले में वो ड्रगोज रूल लगेगा, है ना, जीवन में ड्रगोज रूल पढ़ो। और मैंने एक वीडियो है मेरा यूट्यूब पर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन का, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन करके एक वीडियो पड़ा हुआ है, तो ठीक है, उसको देख लो आप लोग, है ना, उसको देख लो। सिंपली है कि PCl5 बनता है लेकिन PH5 नहीं बनता। उसका रीजन है कि ये जो 5 क्लोरीन एटम है वो क्या करते हैं, वो बेसिकली इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं फास्फोरस के ऊपर में। तो फास्फोरस का जो साइज है वो कम हो जाएगा, जब साइज कम होगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी और sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उसको डी ऑर्बिटल चाहिए, डी ऑर्बिटल बड़ी होती है साइज में। तो जब तक एटम का साइज कम नहीं होगा तब तक डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करती है ना, तब तक डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करती है ना। तो ये चीज बताई गई होगी, बिल्कुल बताई जाती है, उसमें बताई गई होगी। ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते हैं, बिल्कुल आई एग्रीड, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं इसको, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो है ना किसी ने इसको देखा भी है, इस वाले लेक्चर को, और इस लेक्चर में कमेंट भी किया था। एक मिनट रुकना, मैं इसको क्या करता हूँ, आपको शेयर कर देता हूँ। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो V2O5 एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है वहां पे, V2O5 एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है कुछ, ठीक है। डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन का जो वीडियो है यूट्यूब पे, उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है, ठीक है। ये अभी एवरीवन पे आ गया है ना, तो पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ाया गया होगा, बिल्कुल पढ़ाते हैं, ऐसा है ही नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाया गया होगा। G2 हो गया, G3 हो गया, G4 का B है ना, तो G4 का B PCl5 रिएक्टेड विद हैवी वाटर, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। हैवी वाटर जानते हैं आप लोग, हैवी वाटर क्या होता है जानते हैं? हाँ, हैवी वाटर क्या होगा, इट इज D2O, है ना। तो PCl5 का जो रिएक्शन आपकी कॉपी में मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया, 2 स्टेप में बताया, एक में POCl3 बनाया है और एक में क्या बनाया था, ये बनाया था ये, एक में पहले पहले क्या बनाया था, पहले बनाया था POCl3 प्लस ट्वाइस HCl, ये बनाया है, और बाद में POCl3 को फिर से रिएक्ट कराया था H2, फिर क्या बना था, H3PO4 बना था, इस तरीके से ना। यहाँ पे 3H2O था, यहाँ पे 2 हो जाएगा,
POCl3 जो होगा इस तरीके से H3PO4 बनेगा और थ्राइस HCl बनेगा। ये बनाया था, ये बनाया था, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो H है ना इसको हटाओ और D लगाओ, इसको हटाओ और D लगा दो, तो ये D की जगह यहां D आ जाएगा और यहां पे D आ जाएगा और यहां पे D आ जाएगा। सेम रिएक्शन होती है, ठीक है, ओके। नो, कैल्शियम सॉल्ट इज प्रेजेंट, रौनक शर्मा, कैल्शियम सॉल्ट जो प्रेजेंट होता है वो हार्ड वाटर होता है। बी केयरफुल, बी केयरफुल, हार्ड वाटर और हैवी वाटर दो अलग अलग चीजें हैं। हार्ड वाटर और हैवी वाटर टू डिफरेंट थिंग्स हैं, है ना। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें कपड़े साफ नहीं होते हैं, ओके। जिसमें वो हार्डनेस किसकी वजह से आती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से आती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और उनकी वजह से आती है, ठीक है। बी केयरफुल। D2O जो है ना वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है ना, फ्यूजन वगैरह उन सबको, न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो डिफरेंस है D2O, है ना। रौनक, क्लियर हो गया ना, रौनक। D2O इज अ हैवी वाटर। आप जिसकी बात कर रहे हो मेरे ख्याल से वो हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर वो कपड़े साफ करने वाला सिचुएशन है, ये डिफरेंट है, प्लीज, है ना, आप गड़बड़ मत करना, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा पूछा आपने, G5 वाई PCl3 फ्यूम्स इन एयर। PCl3 की मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट में, मॉइस्ट का मतलब क्या है, मॉइस्ट का क्या मतलब है, मॉइस्ट का क्या मतलब है, तो PCl3 का हाइड्रोलिसिस करा देना, क्या बनाओगे, H3PO3 बनाओगे और क्या बनेगा, HCl बनेगा। HCl जो होता है रूम टेम्परेचर पे क्या है, गैस है, वेपर है, इसी की वेपर दिखाती है व्हाइट कलर की, है ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल पढ़ाऊंगा, टाइट्रेशन में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, मजा आएगा आपको पढ़ के, आप चिंता मत करो, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है ना वो आपके पास हो ही जाएगा। H1 H2 H3 में कोई डाउट है, H सेक्शन में। P4 व्हाइट होता है, व्हाइट फास्फोरस ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और कुछ कंडीशंस में हो सकता है कलर जो है ना वो चेंज हो जाता हो, येलोइश कलर का हो जाता है, ठीक है, रहता है थोड़ा सा, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग मिलता होगा इसलिए हो जाएगा। लेक्चर 7 अपलोड नहीं हो पाया यार, वो टुकड़े में नहीं जोड़ पा रहा हूँ, ठीक है। आज अगर देखता हूँ कुछ कहीं से किसी को दे देता हूँ लेक्चर तो एडिट करके दे देगा आपको, ठीक है। S3 में क्या, S3 में है 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। हाँ ये तो जरा कुछ जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर 16 किसका होगा, सल्फर का होगा। 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो सल्फर और क्लोरीन मिलकर कुछ डिफरेंट हैलाइड्स बनाते हैं। वो आपकी सीट में भी एक छोटा सा आर्टिकल है SCl2 टाइप का, S2Cl2 टाइप के बनाते हैं। जस्ट रीड कर लो, ज्यादा जरूरत नहीं है ना, कभी आया भी नहीं और पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ सीट में दिया हुआ है फास्फोरस के कलर के बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, ठीक है, उसको देख लो, हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें, और जो है उसमें अब आप लोग एक्सरसाइज पार्ट सेकंड कर लीजिएगा, है ना, ओके। पार्ट सेकंड ये मैं खत्म कर रहा हूं यहाँ पे, और हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने थ्योरी वाले पार्ट पे। अब बिल्कुल केयरफुल हो जाओ बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, जो है ना। आप नेक्स्ट हेडिंग करेंगे और वो हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। अब हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने एवरेज निकाला था, पिछले क्लास में हम लोगों ने एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था। आई थिंक जिलेटिन जो है ना वो जो है ना एडजॉर्प्शन के लिए यूज किया गया होगा, है ना। जिलेटिन जो है ना वो एज ए एडजॉर्प्शन के लिए यूज किया गया होगा, एज ए कैटलिस्ट वगैरह यूज हुआ होगा उसके अंदर, है ना। रिएक्शन का पाथ मॉडिफाई हो रहा है इसीलिए उसमें NH2Cl वगैरह कंपाउंड बन रहा है, उसके लिए जिलेटिन लिखा गया है, ठीक है, हाइड्रोजन बनाने के लिए ये होगा। नया चैप्टर लो, नया चैप्टर तो कल ही चालू हो गया था, तुम्हें पता नहीं है क्या, नया चैप्टर तो कल ही चालू कर दिया था। ये सब मत पूछो सिलेबस के बारे में, जो पढ़ाया जा रहा है पहले उस पर फोकस, जो प्रेजेंट टाइम है उस पर फोकस करो, फ्यूचर का पता नहीं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, वो है कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर है ना। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर की जो कैलकुलेशन है उस पर काम करते हैं। उसके लिए हम लोग आपको बताते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कैसे निकालते हैं। वो निकालते हैं नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग, ये मेनली फॉर्मूला आपको यूज करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग, ये वाला फॉर्मूला जो है ना वो आपको मेनली यूज करना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप सभी लोग जानते हो, बस आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग के बारे में समझाना है ना, इस तरीके से। तो ये इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आपको एक गाइडलाइन बताता हूं, है ना, इसके लिए, इस वाले के लिए ना कैसे फॉलो करोगे। तो यहां पर हम लोग 2 केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, ये गाइडलाइन आपको देता हूं और यहाँ पे हम लोग 2 केसेस पढ़ते हैं। केस 1 ये बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, जो ऑक्सीडेशन नंबर जो हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर जो कैलकुलेट करेंगे वो किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, वो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए करेंगे। बिकॉज आयनिक बॉन्ड के अंदर आयंस के ऊपर जो चार्ज आता है ना, उससे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट हो जाती है, वही हो जाती है बेसिकली। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरीके से बनेगा हमारी केमिस्ट्री में, कोवेलेंट बॉन्ड हमारे तरीके में 2 तरीके से बनता है। या तो सेम एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं या डिफरेंट एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा यहां पर, है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर है ये, और नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग। ठीक है, हाँ, डिफरेंट बिटवीन जो होगा बेसिकली, जो फॉर्मल चार्ज जो केमिस्ट्री में आया था उसका जो मॉडिफाइड वर्जन है, ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन जो है ना, वो क्या है, वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है ना। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो ज्यादा इंप्रूव फॉर्म में आता है, तो उसी का एक्सटेंशन जो है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर है। आजकल फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट ना यूज करके हम लोग क्या यूज करते हैं, ना तो वैलेंसी को यूज कर रहे हैं आजकल केमिस्ट्री में, ना ही फॉर्मल चार्ज यूज कर रहे हैं। हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये भी इमेजरी चार्ज है, ये भी फॉर्मल चार्ज जैसा ही है, लेकिन कभी कभी ये रियल भी हो जाएगा। तो केस 1 में क्या करते हैं, केस में हम लोग बात करते हैं when different atom form bonds, when different atoms form covalent bonds। ठीक है, when different atom form covalent bonds। ठीक है, तो जब different atom covalent bonds बनाते हैं, different atom covalent bonds बनाएंगे तब की बात हो रही है। तो different atom covalent bond जो है ना, रियल का एग्जाम्पल ये है ना, Na+ आयन है, Mg2+ आयन है, Ca2+ आयन है, तो ये इनके इमेजरी, ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर भी है, और उनकी ये Fe3+ आयन है, ये इनके जो है ना जो ऑक्सीडेशन नंबर भी है, ये इनका रियल चार्ज भी है। ठीक है, तो ये रियल का एग्जाम्पल बता दिया आपको। ओके, नाउ व्हेन डिफरेंट एटम्स फॉर्म बॉन्ड, तो 2 डिफरेंट एटम अगर बॉन्ड बनाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ए और बी ने आपस में बॉन्ड बनाया, तो अगर हम ये कहते हैं कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ए का बॉन्डिंग के बाद वो बी का माना जाएगा, है ना। जैसे ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन था तो बॉन्डिंग के बाद इसके पास 1 भी नहीं माना जाएगा, और बी के पास 1 था तो 1 एक्स्ट्रा माना जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं वो उनके पास हम बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन मानते हैं आफ्टर बॉन्डिंग, है ना, उनके पास मानते हैं। ठीक है,
नाउ अभी इसमें क्या करते हैं, व्हेन डिफरेंट एटम्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, जब डिफरेंट एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसके लिए क्या होगा, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसका एक एग्जांपल लेंगे तो क्या होगा, HCl क्या है, लेते हैं एग्जांपल। तो अगर मैं आपसे HCl में अगर अभी पूछूं आपसे कि HCl में H एटम और Cl एटम की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो क्या बताओगे? H एटम और Cl एटम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताओगे? मालूम तो होगी आप लोगों को, कितना आएगा? H का +1 और -1, बिल्कुल सही, सबने लिख दिया है ना, कोई 8 भी लिख रहा है ना, +1 और -1 होगा। ओके, अब इसको लगाते हैं, ये वाले को, इससे चलते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग पहले निकालते हैं। इनमें से H और Cl में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? H और Cl में से Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 2, 2 4, 2 6 और 1 7, ये दिखा दिए। और इसके साथ शेयरिंग के बाद 8 हो जाएगा। लेकिन बॉन्डिंग के बाद क्या होगा, बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो गाइडलाइन ये कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है किसका माना जाएगा, ये Cl का माना जाएगा आफ्टर बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहां आ जाओ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे H के पास? पहले 1 थे, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग, वो बचे ही नहीं, 0 हो गए, तो इसका +1 आ गया। वैसे इस पे आ जाओ, Cl पे आ जाओ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे बोलो? 7 थे, माइनस करो। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग, तो 7 तो थे, एक H का ले लिया तो कितने हो गए? 8 हो गए, तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक बहुत आसान एग्जाम्पल लिया था। अब हम लोग और थोड़ा सा काम करते हैं। जैसे मान लो HCN का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, HCN का एग्जाम्पल लेते हैं, HCN हाइड्रोजन साइनाइड का, है ना, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पहले इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस तरीके से ना, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अब H और C में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? H और C में, H और C में कौन है? C ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वैसे भी sp हाइब्रिडाइज है तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, पता होगा आपको। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन में कौन है? हाँ, नाइट्रोजन है, तो इसको दे दो ऐसे, ये ले जाएगा। अब H के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले वैलेंस सेल में? पहले 1 थे, माइनस लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग कितने? 0, तो ये +1 हो जाएगा। ओके, कार्बन के पास पहले कितने थे बिफोर बॉन्डिंग? इलेक्ट्रॉन 4 थे, लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग कितने हैं? 2, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? पहले थे 5, अभी कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड वाले, 6 इलेक्ट्रॉन तो ट्रिपल बॉन्ड वाले हो रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? लोन पेयर वाले, तो टोटल 8 हो रहे हैं, तो -8 कर देना, तो कितना आ जाएगा बोलो? -3 आ जाएगा। बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, लगभग सभी के स्टडी मटेरियल में है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, सबके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन आपको HCN का मिलेगा, है ना। इवन मेडिकल वाले भी, मैं तो मेडिकल बैचेस को ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, IIT के साथ साथ, तो मेडिकल के स्टूडेंट वालों सीट में भी मैंने ये क्वेश्चन HCN का देखा हुआ है, IIT में सब जगह देखा, सब लोग रखते हैं इसको। ठीक है, डन। तो इस तरीके से आपने ये कंप्लीट कर लिया। तो ये आपका पहला केस है, जब भी आपको डिफरेंट एटम में जब भी होगा तब तो बहुत आसान होता है, डिफरेंट एटम में निकाल पाना काफी आसान रहेगा, इस तरीके से ये रहता है। बात समझ में आ रही है? नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, केस सेकंड पढ़ते हैं, और केस सेकंड में क्या होगा, डिफरेंट एटम, नोट कर लिया ना सब लोगों ने? नोट कर लिया? तो केस सेकंड में पढ़ते हैं, और केस सेकंड जो है ना, व्हेन सेम एटम्स जो होंगे, अब ये पढ़ रहे हैं, व्हेन सेम एटम्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ये ज्यादा खतरा है ना, ये ज्यादा खतरा है। सी वाला फिर से बता दूं, सी जो है ना, यस, इसका मतलब यही है कि सबका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, केमिस्ट्री में तो आना ही चाहिए भाई, है ना, केमिस्ट्री में स्कोर के लिए तो चाहिए, है ना, तो स्ट्रक्चर तो चाहिए, और ऐसा नहीं कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं बना सकते। कार्बन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज है, और कार्बन वैसे भी इन जनरल कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर सभी नॉन मेटल्स को अगर आप अरेंज करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो H एटम की लोएस्ट है नॉन मेटल्स में, है ना। लेकिन जैसे और सबको पूरी इंटायर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो CGM का लोएस्ट आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो मेटल है ना, तो उनका कम होता है। मेटल्स का नॉन मेटल से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है,
है ना, तो कार्बन का इससे ज्यादा होगा। कार्बन sp हाइब्रिडाइज भी है, मैं ये कह रहा था। sp हाइब्रिडाइज होने से परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं बताया जाता होगा कि जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। पढ़ाया गया होगा, ये कहीं हुआ होगा, पढ़ा है आप लोगों ने। sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज, यस जीओसी बताते हैं, वही वही पे यूज होता है एक दो जगह पे, वहां बताया होगा। तो ये मैं जस्ट बोल रहा था आपको, है ना, आधा ही बोला था फिर मैंने। नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लगाना है, यही लगाना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो एनसीएन वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, आइसोसाइनाइड वाला, वो नहीं करना है। तो मैं इसको हटा रहा हूं, मेरे ख्याल से मैं सारे डाउट ले लिए हैं, है ना, ठीक है, ओके डन। तो मैं हटा रहा हूं इसको। अभी इसमें क्या करते हैं, है ना, तो व्हेन सेम एटम फॉर्म बॉन्ड्स में हम लोग दो केसेस पढ़ते हैं। जब सेम एटम बॉन्ड बनाते हैं तो हम लोग दो केसेस पढ़ते हैं, इसमें भी, है ना। इसमें भी हमारे पास दो केसेस हैं। क्या होगा ए पार्ट में कि व्हेन व्हेन एटम्स हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन। तो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स का अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, जैसे ए और ए दो सेम एटम्स हैं, सेम एटम्स के बीच बॉन्ड बनाया जा रहा है ए और ए के बीच में, और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसका भी मान लो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया और इसका भी sp3 आया, तो यहां पर भी 25% क्या होगा, यहां पर भी 25% s करेक्टर होगा, और यहां पर भी क्या होगा 25% s करेक्टर होगा। तो s करेक्टर क्या करता है, s करेक्टर आपको पता होगा कि परसेंटेज जो s करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, मालूम है ना। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो यहाँ पे दोनों का परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम है, तो जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो कोई किसी का नहीं लेगा, एटम सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो ये इलेक्ट्रॉन आधे आधे जाएंगे, ये अपने पास रखेगा, ये अपने पास रखेगा। अभी इसका एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, ओके, इसका एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे, ओके। नाउ हम लोग बात करते हैं, ओके नाउ अब हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेंगे बी वाले पार्ट पे कि when atoms have when atoms have different hybridization, when atoms have different hybridization, जब एटम्स का डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होगा, ए और बी के बीच, सॉरी 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 सॉरी, ए और ए के बीच ही बॉन्ड बनाना है इस तरीके से, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। लेट्स से इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके पास तो 25% s करेक्टर है, लेकिन इसके पास है 33.33% एस करेक्टर होगा। तो होगा क्या कि इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हो जाएगा, sp2 वाला या sp3 वाला, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हो जाएगा, लिख के बताओ जरा, sp2 वाला, 2 वाला, ठीक है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो होगा इसका माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसका माना जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों का आपको एग्जाम्पल जो है ना वो दे देता हूं, दोनों का एग्जाम्पल जो है ना वो यहाँ पे आपको बता देता हूं, है ना, इसका भी बता देता हूं, इसका भी, दोनों का एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो, और दोनों का एग्जाम्पल जो है ना वो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल देता हूँ P4 का, है ना। वैसे तो मैं आसान एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, अपन Cl2 का ले सकते हैं, लेकिन चलो इसका लेते हैं, P4 का लेते हैं। तो P4 के एटम में जब आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओगे, ये बनाओगे P4 का, ठीक है, तो यहाँ पे P होगा, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे P होगा, सबके पास एक एक लोन पेयर है, और सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, अगर आप सभी का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो क्या निकालेंगे, sp3 आएगा,
sp3 आएगा और sp3 आएगा और sp3 आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। अब आप कोई भी एक बॉन्ड उठा लो, कोई भी एक बॉन्ड आप उठा लो इस तरीके से यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन तो आधा आधा जाएगा, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो भी आधा आधा जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो भी आधा आधा जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो इस फास्फोरस के पास बॉन्डिंग से पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। बॉन्डिंग के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो 5। तो 5 - 5 0 हो जाएगा। 5 - 5 0 हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन आपको सब जगह मिलेगा, कहीं पर भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। जैसे मान लो आप यहां देखना चाहते हैं तो यहां देखेंगे तो ये दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है तो आधा आधा। यहां देखेंगे तो दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है, आधा आधा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फिर से आप देख रहे हो कि बॉन्डिंग से पहले 5 थे, आफ्टर बॉन्डिंग भी 5 है, तो 0 आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि P4 के अंदर जो आपको P4 के ऊपर में जब आप इस तरीके से 0 ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं तो वास्तविकता यह है कि सभी चारों फास्फोरस एटम का 0 आता है। इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। इवन जब आप S8 बनाते हैं, S8 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, S8 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो क्राउन शेप स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ऐसे करके, इस तरीके से जो बनाते हैं, ये जो बनाते हैं, तो इसमें 8 सल्फर एटम है। 8 के 8 सल्फर एटम का 0 आएगा, सबका 0 आएगा। सभी sp3 हाइब्रिडाइज हैं, सबके पास लोन पेयर 2 हैं। ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज, सबके पास 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। ये सभी का ऑक्सीजन नंबर 0 आएगा, जितने भी हैं सबका 0 आएगा। तो सबका मिला के भी 0 हो जाएगा, उसमें क्या है, सबका मिलाकर भी एवरेज लोगे तो भी क्या आएगा? वो 0 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो मैंने ये पहला केस आपको समझा दिया। when atoms have same hybridization, यहाँ पे सभी एटम का सेम हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी सभी एटम का सेम हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है। नाउ कम टू नेक्स्ट, व्हेन एटम्स हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन वाला एक केस अपन पढ़ते हैं। जब एटम सेम एटम के बीच बॉन्डिंग हो रही है लेकिन दे हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, तो जब वो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं तब हम लोग कैसे डील करेंगे उस पर काम करते हैं ना, ठीक है। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट, सो द फेमस एग्जांपल, एंड इट इज द फेमस एग्जांपल। वो फेमस एग्जांपल कौन सा है? वो फेमस एग्जांपल है Na2S2O3 का। Na2S2O3 का दैट कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर मैं आपको बना देता हूँ। Na+O- ऐसे बनेगा, सल्फर यहाँ आएगा ऐसे, एक सल्फर यहाँ आएगा और ऐसे आएगा ये, इस तरीके से आएगा। अपने को दोनों सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देना है। ओके, सबसे पहला काम होगा आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो। सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो, जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब लिख दो, इस तरीके से ये लिख दो। बाकी की जरूरत नहीं है बिकॉज अपने को फोकस जो है ना सल्फर पे ही रखना है, ठीक है। तो जहां पर सल्फर हाँ, केस ए में तो 0 आएगा, इस तरीके से आ जाएगा, है ना, लगभग ऐसा ही आएगा। बताता हूं इसके बारे में, है ना। अभी एक एग्जाम्पल और ले लेंगे तो उसके हिसाब से कर लेंगे। इसका भी और अभी करूंगा। इसका तो एक सिंपल एग्जाम्पल लिया, फिर एक टफ एग्जाम्पल भी लेंगे अभी आपके सामने। तो यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन की बात करें तो ये डिफरेंट एटम में बॉन्डिंग हो रही है। तो सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बोलो, लिखो चैट में, सल्फर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ओ एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाए? एग्री करते हो? ये इलेक्ट्रॉन ओ के पास जाएगा, यस और नो? ओके, इसमें किसके पास जाएगा? यहां पे किसके पास जाएगा? इस जगह पे ओ एटम के पास जाएगा। सही लिखा आपने बिल्कुल चैट में। ओके, ये वाला किसके पास जाएगा? ये भी ओ के पास जाएगा। गुड। नाउ अब यहां पे लिखना बंद करो, यहां देखो बोर्ड पे, जो सल्फर सल्फर बॉन्ड है ये वाला, सल्फर सल्फर बॉन्ड है ये वाला। ओके, तो ये दोनों सेम एटम के बीच बॉन्ड हो गया। तो जब भी सेम एटम के बीच बॉन्ड होगा तो आपको यू हैव टू चेक द हाइब्रिडाइजेशन। आई रिपीट, यू हैव टू चेक द हाइब्रिडाइजेशन, है ना। ओके, तो सेंट्रल सल्फर एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस वाले का क्या हाइब्रिडेशन है? सेंट्रल वाले का, सेंट्रल सल्फर एटम का हाइब्रिडेशन क्या है? हाँ, इसका हाइब्रिडेशन आ रहा है sp3। चेक करो, 4 सिग्मा बॉन्ड है।
और ये जो टर्मिनल वाला है ये वहां वाला, इसका हाइब्रिडेशन क्या निकल के आ रहा है बोलो? इसका निकल के आ रहा है sp2। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नीचे वाला, डाउन है ना, टर्मिनल वाला। तो फिर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन इसको देना है। एग्रीड? ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे। अभी अपने को क्या करना है, अपने को जो जो सेंट्रल एस एटम था उसके बारे में काम करना है ना। तो सेंट्रल एस सल्फर एटम के पास बिफोर बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन थे? बिफोर बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 थे। और बॉन्डिंग के बाद कितने बचे? बॉन्डिंग के बाद कितने बचे? 0 बचे, एक भी नहीं बचा, सब उठा ले गए, तो 0 हो गया। तो ये बीच वाले का +6 आएगा, आ जाएगा। अभी जो टर्मिनल सल्फर एटम है, जो टर्मिनल एस एटम है, ठीक है, टर्मिनल एस एटम है, तो टर्मिनल जो एस एटम है उसमें क्या होगा, उसके पास पहले कितने थे? 6। अब कितने बचे हैं? तो 6 तो जो मेंटेन थे 2 और ले लिए बीच वाले के, कितने हो गए? 8। तो -8 कर लो, कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, तो इसका हो गया +6, इसका हो गया -2। अब आप क्या निकालो? अब आप निकालो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। वो कैसे निकलेगी, है ना? कितने सल्फर हैं? 2 सल्फर हैं अपने पास, एक का 6 है, एक का -2 है, डिवाइड बाई 2 करो तो कितना हो जाएगा बोलो? +2। ये आपका एवरेज आ जाएगा, है ना। अब जो पिछली क्लास में किया था, जब मैंने ये क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन है पिछली क्लास का, Na2S2O3 जो है ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लो अपनी कॉपी में, पहला क्वेश्चन है। और इसमें कैसे निकाला था उस समय? आपने कहा था कि सर सोडियम का तो 1 होता है, तो 2 का 2 कर लूंगा। आपने एक सल्फर का x माना था, एक सल्फर का x माना था, तो 2 सल्फर का आपने 2x मान लिया था। और O एटम पे -2 था, -2 × 3 = 0 किया था। यहां पे x = कितना आ गया था? +2 आ गया था। तो मैं ये यहां पे भी एवरेज ही आया है। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यहां पे जो है ना, ये एवरेज आया है, इट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। दोनों सल्फर पे ऑन एन एवरेज कितना चार्ज है? ऑन एन एवरेज +2 चार्ज है। जैसे आप समझो, अपनी क्लास में जितने बच्चे हैं उन सबके केमिस्ट्री के मार्क्स को जोड़कर नंबर ऑफ स्टूडेंट से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमें एवरेज मार्क्स मिलेगा। सो एवरेज का फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि ऑन एन एवरेज हर एक बच्चे को जो है ना इतने मार्क्स मिल रहे हैं केमिस्ट्री में। तो वैसे जो आपने ये एवरेज निकाला है +2, इसका क्या फिजिकल मीनिंग है कि ऑन एन एवरेज +2 यूनिट चार्ज जो है ना वो दोनों सल्फर पर है। बट एक्चुअली रियलिटी ये है कि अगर हम अलग अलग निकालें तो किसी का भी +2 नहीं है, किसी का भी +2 नहीं है, दोनों का डिफरेंट आ रहा है। एक का 6 आता है और एक का -2 आता है ना। एक मिनट देना मुझे ना। हाँ बोलो, ओ का क्या होगा? ओ का तो -2 आएगा ना सर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला, एक बार फिर से बता। अरे तो जोड़ लो ना, 6 - 2 कितना बैठेगा? 4। 4/2 कितना? +2, यही आएगा बस। शुभम, कौन सा समझ में नहीं आया? किसने बोला ये? नाम भी तो लिखते नहीं हो, पता नहीं मी टू पता नहीं क्या करते लिखते हो। नाम तो लिखा करो यार, नाम तो कम से कम कैसे पुकारूं? प्लीज रिपीट सर, समझ में नहीं। अब किसको बोल, किसको समझ में नहीं आया ये? तो यहां पर हेलो, एक्स किसका है? एक्स सल्फर का है। यहाँ पे एक सल्फर का एक्स है, तो 2 सल्फर का 2x है, और ऑक्सीजन का -2 × 3 करके 0 हो रहा है, तो x = +2 आंसर आ जाएगा। ये x है। अब आ गया समझ में? सेंट्रल सल्फर एटम का एक बार फिर बता दे। तो सेंट्रल सल्फर एटम में जो O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, तो ये ले जाएगा, ये ले जाएगा, ये ले जाएगा, ऑक्सीजन तो ले गया। अब जो बचे 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास इसलिए गए क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज 33% s करेक्टर आएगा, इसमें 25% आएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए।
तो आपको देखो मैंने इस तरीके से बना रखे है ना, दिखाई दे रहा होगा ना, इस समय सल्फर के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है बॉन्डिंग के बाद, तो ये 6 माइनस 0 इक्वल टू +6 आ जाएगा ऐसे करके, है ना। हाँ, तो एस होता ही है, आप कल का क्वेश्चन देखो ना, एक्स एवरेज होता है, कल का जो न्यूमेरिकल लिखवाया था उसमें यही बताया, कैलकुलेट द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, जो आप एक्स वाले मेथड से आज तक कैलकुलेट करते आए हो, ठीक है, जो आप एक्स वाले मेथड से आज तक कैलकुलेट करते आए हो, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही कैलकुलेट करते आए हो, ठीक है, डन। और कोई हाइब्रिडाइजेशन में कंफ्यूजन हो रहा है, इसके लिए आप क्या कर सकता हूं यार, है ना, हाइब्रिडाइजेशन में आपको नंबर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, वो हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आप हाइब्रिडाइजेशन तो आपको आना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग में अगर आप हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन तो कम से कम कैलकुलेट करो, है ना, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और एक सिग्मा, 3 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। ओके, चलिए यहां तक हो गया है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें और नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, और वो न्यूमेरिकल है आपका, एक आप करके दिखाओ, आप लोग करके दिखाओ। Na2S4O6 है ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन नंबर मीन्स इनिशियल माइनस, ठीक है, ऐसे कर लेंगे ना। Na2S4O6 जो होगा ये क्या होगा, सोडियम टेट्राथायोनेट, पिछले क्लास में बताया था, स्ट्रक्चर भी बताया था पिछले क्लास में। तो Na+ आएगा, O- आएगा, ऐसे आएगा, बीच में 2 सल्फर एटम होंगे और इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है ये चारों सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल सल्फर एटम, 4 सल्फर एटम आपके सामने, ठीक है ना, लिख के बताओ, फटाफट करके बताओ। कुछ का आंसर आ गया, और बताओ, और लोग बताएं। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल 4 सल्फर एटम, 1 2 3 4, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल सल्फर एटम। दो चीजें आप मिस्टेक कर रहे हैं, एक तो हाइब्रिडाइजेशन वाला और एक है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वहां पे डेफिनेटली मिस्टेक हो रही है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के, कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो आपको वो 6 दिखाने हैं ऐसे, वो 6 दिखाने हैं आपको ऐसे, ये दिखा देना है, ठीक है, इस तरीके से दिखा देना है, डन। अभी क्या करना है कि सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, सभी सल्फर एटम का जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ एसएस बॉन्ड है, सेम एटम के बीच बॉन्ड है, सेम एटम के बीच बॉन्ड है, सेम एटम के बीच बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन निकालिए। कभी सभी का हाइब्रिडेशन क्या निकल के आ रहा है ना, मेरे ख्याल से सभी लोग निकाल पा रहे होंगे। ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, तो ये सभी एटम जो है ना sp3 हाइब्रिडाइज हैं, ये सभी एटम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज हैं, ठीक है। सभी तो एक ही जैसे, नो, सभी के हाइब्रिडाइजेशन एक जैसे हैं, लेकिन सभी का बॉन्डिंग एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर एक जैसा नहीं आएगा, है ना। तो क्या करोगे, देखो जरा, इसमें ये वाला जो सल्फर एटम sp3 हाइब्रिडाइज जरूर है, लेकिन ये सल्फर 3 ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है, तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन उठा ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा, ये ऑक्सीजन ले जाएगा, लेकिन जब बारी आएगी इस बॉन्ड की, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यहां पे अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। इस तरीके से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के पास बच जाएगा,
ये वाले सल्फर के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना खुद का बच जाएगा, जो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है। ओके, अब इसकी बात करते हैं, इसमें इन दोनों में, तो दोनों sp3 हाइब्रिडाइज हैं। रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान रखना, समझ लो ध्यान से। ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज हैं, तो क्या होगा, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। वैसे ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज हैं, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन उठा ले जाएगा, यहां ऑक्सीजन उठा ले जाएगा, यहां ऑक्सीजन उठा ले जाएगा। तो इसके पास ये वाला जो सल्फर एटम, इसके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका, ये बच जाएगा इसके पास ही। तो बिफोर बॉन्डिंग इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, बोलो 6। आफ्टर बॉन्डिंग कितना बचा, 1, जो 1 बचा हुआ है ना, ये बॉक्स के अंदर बंद है, उसको आप माइनस कर दीजिए, दैट बिकम +5। इसकी बात करें, इसके पास देखो 2 तो लोन पेयर है और ये दोनों है, तो इसके पास 6 के 6 मेंटेन है, तो 6 - 6 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, 6 - 6 क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहां पर भी क्या होगा, 6 - 1 जो होगा क्या होगा, वो +5 हो जाएगा। है ना। ऑक्सीजन क्यों लेगा, तो ऑक्सीजन तो लेगा ही यार, ऑक्सीजन क्यों नहीं लेगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर का है ना, ठीक है, ओके। तो यहां पर जो है ना, आपको क्या करना है, यहां पर आपको ऑक्सीजन इसलिए ले गया इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑक्सीजन इसलिए ले गया इलेक्ट्रॉन बिकॉज जो है ना, क्या होगा कि ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए उसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास जाएगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या हुआ निखिल, बोलो निखिल क्या हुआ। सर ये बहुत पुअर नेट है सर, आप इसको अपलोड कर दीजिएगा सर। क्या हुआ, बहुत पुअर नेट है सर, वो बंद हो जा रहा है बार बार। एक मिनट रुकना यार। सर मेरा ही बहुत खराब है सर, मेरा बैंडविड्थ लो दिखा रहा है सर, तो आप प्लीज इसको बंद अपलोड कर दीजिएगा सर यूट्यूब पर। हाँ तो कर दूंगा ना यार, क्या मैं तो करता ही हूँ हर बार ना, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ मैं करता सर हूँ हर बार। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। एक मिनट रुको, ये अरविंदर क्या पूछ रहा है, रुक जाओ, वेट ए मिनट, है ना, क्या कह रहा है। पांच लेक्चर तक ये चला था, अच्छा बढ़ाया गया था सर। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो आधे का कैलकुलेट करके सीधे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाफ का कैलकुलेट कर लीजिए बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तो जैसा बॉन्डिंग एनवायरनमेंट यहाँ वैसे ही बॉन्डिंग एनवायरनमेंट यहाँ पे होगा, इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, किया जा सकता है। तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, वो मैंने यहाँ पे आपको असाइन करना सिखा दिया है, कैसे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं उसको आप लोगों को सिखा दिया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपके लिए, देख लो। तो यहां पर क्या होगा इसके लिए, जैसे मान लो मैं ग्लूकोज का एग्जांपल लेता हूं, C6H12O6 है ना। इसमें अगर मैं कहूं कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, बताओ कितनी आएगी, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ ग्लूकोज में कितना आएगा, कितना आएगा। जीरो आ रहा है। ठीक है, क्या किया आपने, एक का आपने x माना तो 6 का 6x हो जाएगा, +1 × 12 हो जाएगा, -2 × 6 = 0 हो जाएगा। तो x = कितना आता है, 0 आता है ना। इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मैं ये बोलूं कि यहाँ पे 6 कार्बन एटम है, क्या 6 का 6 सबका 0 आएगा क्या, है ना। हाँ, बट इंडिविजुअल 0 नहीं होगा, है ना, इंडिविजुअल 0 नहीं होगा। वो कैसे पता करेंगे, वो हम स्ट्रक्चर बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पे डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का टेंशन नहीं है,
क्योंकि वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग एनवायरनमेंट तो सेम ही आएगा। ऑप्टिकल रोटेशन डेफिनेटली अलग हो जाता है। दैट ऑप्टिकल रोटेशन विल नॉट अफेक्ट द ऑक्सीडेशन नंबर, वो ऑक्सीडेशन नंबर को अफेक्ट नहीं करेगा, तो अपने को उसका टेंशन नहीं है डी ग्लूकोज वगैरह का। आप तो बस इसका स्ट्रक्चर बना लो। तो यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे H होगा। तो कितने हो गए? 5 हो गए। एक और बना लो, OH होगा, ऐसे बन जाएगा ना, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। नीचे थोड़ा सा कर दे, ये बन जाएगा, ठीक है। नाउ अब आप क्या करोगे, आप लोग इसमें जो ये है इस तरीके से, तो यहां पे बस बॉन्डिंग देख लो, आपको दिख रहा होगा कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन ले जाएगा, ये कौन से ले जाएगा? हाइड्रोजन ले जाएगा, लेकिन ये दोनों कार्बन है, सेम एटम के बीच बॉन्ड है। तो चेक करो हाइब्रिडाइजेशन, ये करोगे तो ये sp2 है और ये वाला sp3 है। बोलो ये वाला जो है ना, ये क्या है? ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो किसके पास जाएगा? sp2 वाले के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन। ओके, यहां देख लेते हैं, इन दोनों में किसके पास जाएगा? H के पास जाएगा। इन दोनों में किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास जाएगा। इनमें दोनों सेम हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन दोनों ही क्या हाइब्रिडेशन क्या है? बोलो sp3 है, तो कोई किसी का नहीं लेगा। अब जितने भी कार्बन है सारे sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, तो सभी का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। अब आपको बॉन्डिंग बस करते जाओ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? कार्बन के पास जाएंगे। इसका किसके पास जाएगा? O एटम के पास जाएगा। ये कैसा होगा? ये आधा आधा बटेगा। इसका कार्बन के पास जाएगा, इसका किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास जाएगा। ये दोनों कैसे होंगे? आधे आधे बटेंगे। ये किसके पास जाएगा? ये कार्बन के पास जाएगा। ये किसके पास जाएगा? ये ऑक्सीजन के पास जाएगा। ये दोनों आधे आधे बढ़ जाएंगे। ये दोनों जो होंगे कार्बन के पास जाएंगे। ये दोनों किसके पास? ऑक्सीजन के पास। ये दोनों किसके? कार्बन के पास। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना मैंने यहाँ पे कर दिया है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। किसी को इस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, इस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इस वाले कार्बन को देखो, तो इसके पास कितने? 2 इलेक्ट्रॉन ये दिखाई दे रहे हैं और 2 ये दिखाई दे रहे हैं, तो 4 के 4 ही हैं भाई, तो ये 4 - 4 क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, इसके पास 1 2 3 हो गए हैं, केवल 3 ही बचे हैं, तो 4 - 3 में से +1 हो जाएगा। इसके पास देख लेते हैं, तो इसका क्या है? 1 2 3 4 है ना, तो इसके पास 4 के 4 हैं, तो 4 - 4 क्या होगा? 0। ऐसे इसके पास 4 - 4 क्या होगा? 0। इसके पास भी 4 - 4 क्या आएगा? 0। आप चेक कर लो, केवल जो लास्ट वाला कार्बन है ना उसके पास 5 हो गए हैं। एक तो ये H एटम वाला, ये जो H एटम के इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, ये इसके पास गए हैं, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 4 और एक ये वाला 5, तो 4 माइनस क्या होगा? 4 - 5 कितना हो जाएगा? -1। तो आउट ऑफ 6 कार्बन एटम वी कैन गेट ओनली 2 कार्बन एटम। जो 4 कार्बन एटम का 0 आ रहा है, 2 एक का +1 एक का क्या आ रहा है? ये -1 आ रहा है। तो जब आप एवरेज निकालोगे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालोगे, जो आपने यहां पे लिखा था ये वाला, तो यहां पे अगर हम आपको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताएं तो क्या होगा? बोलो 0 +1 0 0 0 1 2 3 4 5 और ये -1, ऐसे आएगा, ठीक है। तो कौन सा? हाँ, ये सभी जगह वैलिड है, कहीं भी लगाओ, है ना, ये कहीं पर भी लगा सकते हो, सब जगह वैलिड है ना, ठीक है। यू कैन अप्लाई एवरीवेयर, है ना, कहीं भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत कभी नहीं आएगा, है ना। सर साइड वाले OH में OH क्यों नहीं लिखा? जरूरत नहीं है ना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है OH बॉन्ड की, मुझे तो O एटम को भेजना था, मुझे तो कार्बन से जुड़ा हुआ बॉन्ड की जरूरत है, O एटम से जुड़ा हुआ बॉन्ड की जरूरत नहीं है।
तो मैंने यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा है, O बॉन्ड H नहीं लिखा है, बिकॉज मुझे केवल कार्बन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ चाहिए, इसलिए ऐसा था। ठीक है, ये रहेगा। होमवर्क मैंने दे दिया, होमवर्क मैंने एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज का पार्ट सेकंड दिया हुआ है ना, वही करो आप लोग, वही रहेगा, आगे कर लो, है ना। ठीक है, ठीक है, हो गया उसके लिए। नाउ ये रहेगा डन। तो यहां पर इस तरीके से ये कंप्लीट कर लिया है। ओके, नाउ एक आप एग्जाम्पल जो है ना इस तरीके से कर सकते हो, जैसे इसका भी कर सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल और कराता हूं बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड का, इसमें सभी कार्बन का आप कर सकते हो। OH में O एटम की जो होगी, OH में O एटम की -2 होगी, H एटम की +1 होगी। एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है? एनसीईआरटी में जो है ना रिडॉक्स टाइट्रेशन है, 11th में सेकेंड पार्ट में है, 11th के सेकेंड पार्ट में है। ओके, नेक्स्ट लिखो, ये नोट हो गया होगा आपका। एक और बात है, और वो है कि जैसे हम लोग फ्रैक्शन में जब ऑक्सीडेशन नंबर आती है, इसके बारे में देख लेते हैं। पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, पैराडॉक्स मतलब रहस्य ना, कि अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आती है तो कैसे करेंगे, है ना। ठीक है, तो जैसे यहां पे हम लोग बात करते हैं C3O2 का, तो C3O2 में अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन का ऑक्सीजन नंबर बताओ, तो क्या बताओगे आप लोग, है ना। सब ऑक्साइड है, 3x - 2 × 2 = 0, दैट बिकम x = 4/3। तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फ्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि इसमें फ्रैक्शन में चार्ज रहा होगा, ऐसा नहीं है, या फॉर्मल चार्ज या ऑक्सीजन नंबर, इमेजनरी चार्ज जो है ना 4/3 आया होगा, क्योंकि 4/3 जैसा कोई चार्ज का कोई मीनिंग नहीं है ना। लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखें, तो आप मुझे तीनों कार्बन का ऑक्सीजन नंबर बता सकते हैं क्या? कैन यू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल 3 कार्बन एटम? कैन यू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल 3 कार्बन एटम, है ना। कैन यू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल 3 कार्बन एटम? यस यस यस, 202 बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज कार्बन कार्बन सेम एटम के बीच बॉन्ड है, सेम एटम के बीच बॉन्ड है, यहाँ तो डिफरेंट है बट यहाँ सेम एटम है। तो आप सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखिए, यहाँ sp आएगा, यहाँ sp आएगा, यहाँ भी sp आएगा। ओके, ये हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से आएगा। अभी क्या होगा, इसमें ये इसके पास जाएगा, ये दोनों आधे आधे जाएंगे, ये आधे आधे जाएंगे, ये इसके पास चला जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो इस वाले कार्बन पे कितना बचा? इस वाले कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 4 था, 2 चला गया, 2 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा बोलो? +2। यहाँ पे क्या होगा, 4 - 4 कितना हो जाएगा बोलो? 0। और यहाँ पे क्या होगा, 4 - 2 कितना हो जाएगा बोलो? +2। ये हो जाएगा। ठीक है, आ गया बात समझ में? तो अब अगर आप इसका, ये मेरे ख्याल से ये नोट हो गया होगा, ग्लूकोज वाला एग्जाम्पल है ना, नोट कर लिया ही होगा आपने। तो ना अब इसमें क्या होगा, इसके लिए जब आप एवरेज निकालोगे, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो कितना निकल के आएगा? 2 + 0 + 2/3, दैट बिकम 4/3। तो जो अलग अलग कार्बन एटम है उनके ऊपर में तो देखो क्या आ रहा है ना, होल नंबर में चार्ज आ रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, या नेचुरल नंबर 0 भी आया तो नेचुरल नंबर ले लो। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर होल नंबर में चार्ज आ रहा है, इसलिए क्या होगा, इसलिए हम कहते हैं कि जो फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन में एवरेज फ्रैक्शन में आ सकता है, इंडिविजुअल कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, है ना। ठीक है, पैराडॉक्स मतलब रहस्य, है ना। ठीक है, क्या मतलब इसके पीछे क्या रीजन होते हैं, रहस्य बोलते हैं। ठीक है, सीक्रेट, द सीक्रेट है ना, द सीक्रेट ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीजन नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो यहां तक आप लोग रुक जाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला पार्ट खत्म। नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे ना, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे,
2 लेक्चर में मैंने ऑक्सीडेशन नंबर का एक बेसिक बना दिया है, आप कैलकुलेट कर लोगे सभी जगह पे, है ना, ये एक बेसिक तैयार कर दिया है। अब आप जितना प्रैक्टिस, जितने भी पार्टिकल्स आपके पास है, किसी का भी आप कैलकुलेट करोगे तो अपने आप ही आपसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा, ओके। ओके, अब कोई डाउट हो किसी का तो बता दो, 2 मिनट 2-3 मिनट बात कर लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, यस अभी आ जाएगा, है ना। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़िएगा, थोड़ा सा पता नहीं कैसा ऑर्डर लिया गया है, रेडॉक्स से पहले रेडॉक्स पढ़ाना चाहिए, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाना चाहिए था, लेकिन पहले इलेक्ट्रो आ गया, बाद में रेडॉक्स आ गया। मैं भी थोड़ा सा उसी चीज से परेशान हूँ, क्योंकि मैं इसी साल अभी ज्वाइन किया, तो आपको 11th में क्या पढ़ाया गया वो पता नहीं, है ना, क्या सीक्वेंस था आपका, प्लस आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बहुत कम है, ऑर्गेनिक का भी बहुत कम है। तो इन सब चीजों को जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करता हूँ तो थोड़ा सा फेज लैग हो जाता है ना। अगर लेकिन अगर आपका फंडामेंटली वो चीजें भी अगर आप अच्छे से होती तो देखना, आपको अभी क्या करना, जैसे जैसे आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस इनऑर्गेनिक का बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप इनऑर्गेनिक के नोट्स रिवाइज करना, आपको अच्छा लगेगा, इनऑर्गेनिक का बहुत अच्छे से जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है, उस तरीके से, है ना, हो जाएगा। गाना गाना ऑनलाइन में क्या, फिर आप जब आओगे तब सुना देंगे गाना, ठीक है। यूट्यूब पे सुन लो, बहुत सारे गाने हैं, कोई भी सुन लो, ठीक है। गाना तो नहीं, लेकिन अगर मैं मुझे टाइम मिला तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड कर दूंगा आज टीचर्स डे पे, ठीक है। तो वो मैं ऐसा कर दूंगा, ओके। बेंजोइक एसिड का आपको बताना है, फिर मैं करवा दूंगा, ठीक है। या आई लेफ्ट रेजोनेंस आफ्टर 10 ईयर वर्किंग। मैंने 2004 से 2014 तक काम किया था, 10 साल, फिर मैं छोड़ दिया था, अभी इस साल वापस आया हूँ। फिर मैं चला गया था, बंसल क्लासेस वगैरह में पढ़ाया है मैंने, फिर वहां पे कोऑर्डिनेशन कराएंगे ना, कोऑर्डिनेशन करा देंगे, जब आपका ऑर्डर कोऑर्डिनेशन का आएगा तो करा देंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन जो ये है ना, ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। कौन सा, ये आपका रिडॉक्स वाला है ना, मैं अच्छा पढ़ाता भी, अच्छा लगता भी है मुझे पढ़ाना, तो कर लेंगे, है ना। बंसल सर का इतना नाम कैसे हुआ? हाँ, वो कुछ कुछ तो होगा खास बात उनमें। स्ट्रक्चर याद करने के लिए क्या करें आप लोग, जितने ज्यादा लिखोगे उतना होगा, है ना, ठीक है। जितना ज्यादा आप लिखोगे रिलायबल नहीं,